ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20th होमोलिटिक फिशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन गिव्स एन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन इज, मतलब है इथेन है, जैसे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है। अगर होमोलिटिक फिशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से हो जाएगा ये कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ये, तो ये आंसर सही है। तो उसमें कह रहा है होमोलिटिक फिशन कार्बन कार्बन इन इथेन गिव्स एन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर कह रहा है नाइट्रेट वाले, इसको हटा दें तो यहाँ समझाना आसान होगा। नाइट्रेट वाले में कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स कितने होंगे नाइट्रोजन एटम पे। तो नाइट्रेट में हम बना लेते हैं, ये नाइट्रेट आयन का होगा। तो इसने एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, तो इस ऑक्सीजन के तो 8 हो गए। अब नाइट्रेट पे -1 चार्ज है, एक ऑक्सीजन को दे देते हैं अगर, तो एक ऑक्सीजन को अगर हम दे देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। उस ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक इसने बॉन्ड कर लिया, इसके 8 हो गए, इसका भी काम बन गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के भी 8 पूरे हो गए, बट एक और ऑक्सीजन जब आएगा तो उसको वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये हो गया। तो ये एक बॉन्ड और बन गया। तो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन में एक तरह से कुछ इस तरह से हो गया। तो इसके अंदर बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 4, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा। तो डी इज द राइट आंसर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के हमने देख लिया। नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, उसने बॉन्ड बना लिया। इधर एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन पे 8 हो गए थे, तो इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो 1 2 3 4 तो बॉन्ड्स हो गए, और लोन पेयर एक भी नहीं बचा, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22nd क्वेश्चन है, एन एफ सबशेल कैन अकोमोडेट टू मैक्सिमम ऑफ, एफ में 7 सबशेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं 7, ठीक है। तो जब 7 होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ सबशेल में मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी में 5 होते हैं तो 10 भर सकता है, पी में 3 होते हैं तो 6 भर सकता है, एस में 1 ही होता है तो 2 भर सकता है, ठीक है। तो एफ सबशेल जो है उसके अंदर एफ सबशेल में मैक्सिमम ऑफ 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उनमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 7 में मैक्सिमम 14। When zinc and iodine react to form I2, then the one that is oxidized, जिंक को I2 के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो ZnI2 बन रहा है। तो यहाँ पे जिंक और आयोडीन दोनों 0 पे हैं, यहाँ पे जिंक +2 में है, यहाँ आयोडीन -1 पे है। तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आयोडीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो किसका हो रहा है? जिंक आयन नहीं है, जिंक एटम का। तो आंसर इज सी, जिंक एटम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। व्हेन जिंक एंड आयोडीन रिएक्ट, द वन दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, जिंक जो है +0 से +2 जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक एटम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24, द स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SiCH3O4 इज, SiCH3O4 में स्ट्रक्चर क्या होगा? सिलिकॉन के ऊपर 4 तरफ CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगा, ठीक है। अगर 3 होते तो sp2 तो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, 2 होते तो sp होता तो लीनियर होता, बट यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और टेट्राहेड्रल शेप होगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन sp3, दिस इज द राइट आंसर। sp तो लीनियर होता है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, ये ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है, sp3 D2 में ऑक्टाहेड्रल होता है। तो आपको
sp3 का देखना था, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो टेट्राहेड्रल शेप होगी। ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स प्रेजेंट इन 3d ऑर्बिटल। एंगुलर नोड्स आपको याद रखना है, एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l। तो d में l इज इक्वल टू l जब 0 1 2 होता है तो इसका s होता है, ये p होता है, ये d ऑर्बिटल होता है। तो d में l इज इक्वल टू 2, तो d में एंगुलर नोड्स हो जाएंगे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा b। आपको ध्यान रखना है कि जो रेडियल नोड्स होते हैं उसका फॉर्मूला अलग है, एंगुलर नोड्स के फॉर्मूला अलग होता है। तो जैसे रेडियल नोड्स का फॉर्मूला है, रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। अगर इसका रेडियल निकालना होता तो n3 हो गया, l2 हो गया और माइनस 1 करोगे तो 0। रेडियल नोड्स 0 हो गए। एंगुलर नोड्स में फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू n, l b का कितना होता है 2, तो एंगुलर नोड्स 2 हो गए। ओके बच्चों, हटाते हैं इसको भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26, द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन इज व्हाट। तो पहले इसका फॉर्मूला रिएक्शन लिख लो। ये C2H6 इथेन होता है और इसको ऑक्सीजन से बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। 2 कार्बन है, बैलेंस कर दिया। 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 लगेगा। ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर राइट पे 7, तो इसको 7/2 लिख लो। ठीक है, इसका मास 12 × 2 = 24 एंड 6 30 ग्राम ये होगा। और ये 2 and 2 काट लें, 7 × 16 कर लें इसको, तो 112 ग्राम हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि 30 ग्राम इथेन को जलाने के लिए 112 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 ग्राम के लिए कितना होगा। ऐसे लिख लेंगे, 30 ग्राम इथेन रिक्वायर्स 112 ग्राम O2, therefore 1 ग्राम कितना रिक्वायर करेगा, 112/30 ग्राम ऑफ O2। therefore 3 ग्राम कितना रिक्वायर करेगा, 112/30 × 3, ये कट गया तो 1/10 हो गया। 11.2 ग्राम ऑफ इथेन विल बी रिक्वायर्ड। तो ये A इज द राइट आंसर। तो पहले रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन को बैलेंस करोगे, बैलेंस करके देखोगे कितने ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 ग्राम के लिए कितना। जिसको निकालना है उसको लेफ्ट हैंड कर, इथेन को लेफ्ट हैंड करिए, क्योंकि 3 ग्राम इथेन को कितना चाहिए ऑक्सीजन, तो 30 ग्राम को इतना चाहिए, तो 3 ग्राम को कितना चाहिए 110, तो 11.2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, द ऑर्बिटल विद मिनिमम एनर्जी इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एनर्जी कैसे निकालते हैं, इसको ऊपर वाले को हटा दें। एनर्जी कैसे निकालते हैं, n+l रूल से निकालते हैं, जिसका n ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसका n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो देख लेते हैं 4s की वैसे एनर्जी सबसे कम होगी, हमारा आंसर C है, पर फिर भी समझा देते हैं। 3D में हम देखते हैं तो n कितना है 3 है, l कितना है 2 है, तो यह 5 आ रहा है फिजिकल। ठीक है, अब 5p का देखें तो n कितना है 5 है, l कितना है 1 है, तो 6 आ रहा है। 4s का देखें n 4 है, l 0 है, तो 4 आ रहा है। और 4f का अगर देखते हैं तो n 4 है, l 3 है, 7 आ रहा है। तो सबसे कम कौन आ रहा है, 4s वाला। तो सबसे मिनिमम एनर्जी जो होगी, द ऑर्बिटल विद मिनिमम एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन केस विल बी 4s, और सबकी एनर्जी इससे ज़्यादा है। ओके बच्चों, तो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके बच्चों, 28 क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन दिस द H2O2 एक्ट्स एज, सिल्वर ऑक्साइड जब H2O2 के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर वाटर और ऑक्सीजन बनता है। तो H2O2 किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ब्लीचिंग, डिहाइड्रेटिंग। हम लोग इसमें देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की -2 है तो सिल्वर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब सिल्वर +1 से कहाँ जा रहा है 0, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, इसका रिडक्शन कौन कर रहा है H2O2। ठीक है, तो जब H2O2 में क्या हो रहा है, ये 0 पे जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसके रिडक्शन में हेल्प किसकी हो रही है, H2O2 की। तो H2O2 इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो वो होता है जो पानी हटाता हो किसी चीज़ में से, अल्कोहल वगैरह में से जब हटाते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर ऑक्साइड का। सिल्वर की +1 थी वो 0 चला गया, तो इसका क्या हो रहा है, सिल्वर का यहाँ से +1 से 0 जाने की वजह से इसका रिडक्शन हो रहा है। इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, H2O2। तो H2O2 इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये -1 से 0 जा रहा है, इसलिए इसके रिडक्शन में इसका हेल्प हो रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इसको रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, इसलिए ये आंसर ए इज द राइट आंसर। हटाते हैं इसे, कितने मिनट। ओके स्टूडेंट्स, 29 क्वेश्चन देखते हैं। मॉलिक्यूल हैविंग बेंट स्ट्रक्चर। बेंट उसी का मॉलिक्यूल होगा जिसपे लोन पेयर होगा। अब बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ऐसे होगा, तो ये तो लीनियर हो गया। H2S में सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो इसका बेंट होगा। H2S विल हैव बेंट स्ट्रक्चर। कार्बन डाइऑक्साइड में तो लीनियर होगा, क्योंकि एक भी लोन पेयर नहीं है, लीनियर है इसका। और C2H2 में भी लीनियर होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन है, इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा, तो लीनियर है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया H2S विल हैव बेंट स्ट्रक्चर। जिसमें लोन पेयर होंगे उसमें बेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, और में तो लोन पेयर है नहीं, तो वो सब लीनियर हो जाएगा। फिर 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स 1 मोल मीथेन होगा, तो 6 कार्बन एटम्स नहीं हो सकते। 1 मोल में तो 6.02 × 10⁻23 होगा। ठीक है, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन भी गलत है, वो तो एक ही मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में ना कि 1 मोल में। इतने हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, एवोगाड्रो नंबर × 4, तो ये भी गलत है। 22.7 लीटर ऑफ मीथेन एट STP। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी गैस होगी तो जब STP पे होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उसकी 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज a volume of 22.7 लीटर एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे देखते हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर 273 डिग्री, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन हो और प्रेशर जो हो आपका 1 बार हो, तो 1 मोल गैस 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो इसलिए 1 मोल ऑफ मीथेन विल कंटेन, डी इज द राइट आंसर। ओके, हटाते हैं इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ब्यूट 1 इन 3 आयन आर। ठीक है, इसको पहले कंपाउंड को बना लें। ब्यूट 1 इन एंड 3 आयन, ये हो गया। तो इसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स ढूंढ लेते हैं, कितने हो सकते हैं। सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा हो गए, और 3 पाई हो गए। ठीक है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, तो पाई तो 3 हो गए। ठीक है, और सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला आंसर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है बच्चों, हटा देते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें Cr3+3, इसको पहले Cr की बना लेते हैं। 24 एटॉमिक नंबर दिया, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 2 6 2 6 2 20, तो ये हो गए, और 4 ये आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसको फिर रीअरेंज करते हैं, क्योंकि इसका एक ऐसे में से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, हाफ फील्ड मोड स्टेट हो जाता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 हो जाता है क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। अब Cr में 3+ जब लाओगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, एक S में से निकलेगा और 2 D में से निकल जाएंगे, तो आपकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 बचेगी। 4s में 0 हो जाएगा, 4s में 0 हो जाएगा, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही है। और ये आर्गन का एटॉमिक नंबर, हीलियम नियॉन आर्गन
ठीक है, ये 2 है, ये 10 है, ये 18 है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक भरे हुए हैं इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने आर्गन के बाद का जो दिखाया है कि इसके अंदर यहाँ तक आप भर लें 10 20, तो ये यहाँ तक का तो आर्गन हो गया, 18 तक का तो सॉरी 18 हो गया, ठीक है, 18 तक ये हो गया आर्गन। और इसके बाद 3d3 OH0 हो गया, तो ये आंसर ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है इनमें पूछा है कि क्या प्रीफिक्स किसके लिए होता है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है द प्रीफिक्स पीको, पीको किसके लिए होता है, 10⁻⁻12 के लिए ये पीको होता है, ये गीगा होता है, ये टेरा होता है, और ये नैनो होता है। ये जो 10⁻